कि हाँ ऐसे है, लेकिन वो इतना प्रेशर पूरे दिन का टीआरपी उसी पे बेस्ड होता है। और एजेंसी भी निष्पक्ष नहीं होती ना, क्योंकि ये चीज होती है तो मीडिया को भी नजर रखनी पड़ती है। नहीं रखे तो ये जब कोर्ट का डिसीजन आ जाए, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, एक बार कोर्ट में जब बातें हो जाए तब आप न्यूज के रूप में बोलिए, तब डिबेट कराइए। लेकिन उस समय, उस टाइम पे जिस समय कोर्ट में मैटर चल रहा है, उस समय आप थोड़ा सा मीडिया वाले को साइलेंट रहना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ क्या क्या तथ्य आ रहा है। आप रिपोर्टिंग करिए, रिपोर्ट का मतलब पब्लिश आप बाद में करिए। जैसे स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम तथ्य पहले लेते हैं, का अर्थ ही क्या निकालते बाद में। रिपोर्ट का अर्थ ही क्या होता है? बिल्कुल, घटना हो उसके बाद आप सूचना दीजिए, यही रिपोर्ट होता है। तो अब जब कोर्ट में चल रहा है मैटर, सब जुडिस है मैटर, उस समय मीडिया ट्रायल करके कहीं ना कहीं आप जजेस के ऊपर प्रेशर बना रही है। अच्छा, एक चीज और है कि, और ये बहुत बुरा है, जजेस अगर बायस हो रहे हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो न्याय जो है वो पीछे रह जाता है। अच्छा, एक चीज और है कि जुडिशरी जो है विक्टिम्स के ऊपर कहीं इस तरह के प्रोसेस में, जो तमाम चीजों के कारण उनके ऊपर भी प्रेशर है, इन चीजों पे विक्टिम पे मेंटल प्रेशर बना रहे हैं या फिर उनको सही तरीके से न्याय दे पा रही है? अभी तक तो मेरा जो अनुभव है, न्यायाधीश लोग विक्टिम को कहीं न न्याय देते हैं, इंसाफ मिलता है उनको। जो उनके सामने जो एविडेंस रखा जाता है, तो विक्टिम को विक्टिमाइज नहीं किया जाता, खासकर रेप केसेस में। अब दिल्ली की ये बात मैं बता रही हूँ, जल्दी उनको न्याय मिलता है। मैंने विक्टिम को तो कम से कम इतना तो है, काउंसलर्स हैं, सपोर्ट पर्सन हैं, फिर जजेस भी हैं, बहुत कोऑर्डिनली और बहुत अच्छे से स्मूथली कैरी करते हैं वो लोग। विक्टिम को तो अच्छे से ट्रीट किया जाता है, महिला विक्टिम की बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी मैटर्स मेरे पास हैं, जैसे एक बच्चे को बुराड़ी में सिर फोड़ दिया गया था। बिल्कुल। और उसका प्रॉपर वीडियो फुटेज भी था। तो उस केस में थोड़ा प्रोसिक्यूशन थोड़ा सा ठीक समय पे एविडेंस नहीं लीड कर रहा था। तो उस समय थोड़ा सा लगा कि और केसेस पे भी, जैसे कि कोई डेथ केस है, एक्सीडेंटल केस है, उन विक्टिमों को भी जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ विक्टिम 376 और पॉक्सो है ऐसा नहीं है। बिल्कुल। विक्टिम ट्रेन एक्सीडेंट से जो विक्टिमाइज हो रहे हैं, किसी का है गैंग वॉर में अगर किसी का डेथ हो गया है, या कोई किसी का मर्डर कर दिया है, या किसी को मारा है, उसको चोट लगी है बुरी तरह से, ब्रूटली, उसको उस केस में भी विक्टिम को, लेकिन विक्टिम के पक्ष में तो न्याय व्यवस्था है। न्यायाधीश अभी तक तो यही चल रहा है कि हाँ वो लोग सेंसिबल हैं। अच्छा, एक चीज ये देखने को मिल रहा है आए दिन कि जो आप बोल रहे विक्टिम को न्याय मिल रहा है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है कानून का, अगर कोई लड़की कोई रिपोर्ट की, जिस दिन वो रिपोर्ट लिखाती है उस दिन से लेके अंत, न्याय के अंतिम पायदान तक इतने सारे इन्वेस्टिगेशन, उतनी सारी जांच होती है कि अगर आप जो यूपी बिहार की बात करें, वहाँ शायद आप बिहार से हैं तो आप इस चीज़ को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगी कि एक रिप्यूटेड फैमिली में अगर 2-4 बार पुलिस चले जाए दरवाजे पे, वो लड़की या लड़का, कोई भी, मैं लड़की की मेल की बात कर रही हूँ, अगल बगल के लोग ये नहीं सोचते हैं कि पुलिस आया क्यों है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बनता है। दरभंगा में कुछ दिन पहले एक लड़की को उठा लिया गया था, कुछ मनचले उठा लिए थे। दिल्ली की बात मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि यहीं से सारा लॉ सब जगह स्प्रेड होता है। तो वैसे तो BNS पूरे इंडिया के लिए लेक्स 4 एक्ट है। दिल्ली में पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ऐसा कहा गया है कि आप सिविल यूनिफॉर्म में ऐसे केस में जाइए। अच्छा, आप यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे। और हमें भी इंस्ट्रक्शन है कोर्ट में, जब मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से जाती थी तो हमें भी इंस्ट्रक्शन है कि बैंड लगा के बच्चे के कोर्ट में नहीं जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उन पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा मेंटली, उन पुलिस वाले और लॉयर, क्योंकि वो अच्छे ट्रॉमेटाइज पहले से होते हैं। तो ये एक बाईलॉज बना हुआ है। अगर बिहार में भी इस तरह से फॉलो किया जाए, यूपी में भी इस तरह से फॉलो किया जाए, तो और बहुत इजी है। साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा सुविधा है नहीं अभी। जहाँ तक मेरा अनुभव है, बिहार में ऐसी सुविधा नहीं है। और वहाँ पे महिला पुलिस तो है ही नहीं। अभी रिसेंटली एक महिला को, चाय बेचने वाली को, कुछ लड़के ने थप्पड़ मार दिया था। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको बोला कि थाने पे चले जाओ, थाना इंचार्ज से मुझे बात करो, तुम्हारा FIR तो दर्ज करा दे। वो वहाँ पहुँची और 8 बजे तक तो पहले महिला कोई थी ही नहीं वहाँ पे उपलब्ध, और उसको वापस भेज दिया गया कि शाम हो चुका है और तुम जाओ, कल आना, कल होगा।
दूसरे दिन वो मेडिकल करा के फिर गई, तब भी उसको नहीं लिया गया, एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। अब ये चीज़ें हैं वहाँ पे, महिला पुलिसकर्मी तो होती नहीं है, और है मसला है वहाँ पे, समस्या तो है। आपकी राय में इन मसलों के से, क्योंकि आम जो पब्लिक है, आप दिल्ली की बात कर ले रही हैं, दिल्ली की बात लीजिए, जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहती कि महिलाएं भी इसका फायदा उठा रही हैं, इसलिए कि प्रमोशन के लिए तो कुछ अपना बहुत सारी चीज़ों के लिए महिलाएं भी इसका मिसयूज कर रही हैं, लेकिन जो महिलाएं वास्तव में अपने वर्क या अपने इथिक्स को फॉलो करती है, अपने हार्ड वर्क से अचीव करती हैं, एक तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन एक होता है कि उनको मेंटल हरासमेंट या फिजिकल एब्यूज का सामना भी करना पड़ता है, तो वो भी आगे। और ये जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, इसको झेलना पड़ेगा, ये सोच के तो वो कंप्लेन ही नहीं कर पाती। तो किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए? श्वेता, ये टास्क आपको दिया जा रहा है मीडियम कर्मी होने के नाते। अच्छा, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ आप जा कर के पता करें कि कितने इंटरनल कंप्लेन कमेटी बन चुकी है, और इसमें कितने मामले का निपटारा हुआ है, और कितने सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो महिला अधिवक्ता लोग कार्य कर रही हैं, उनमें वहाँ पे कितने इंटरनल कंप्लेन कमेटी की तो मैं बात करती हूँ। इंटरनल कमेटी के बारे में मैं मतलब आप बताऊंगी नहीं कहाँ की कमेटी और कौन कौन सदस्य थे, पर उनको मैं बहुत करीब से जानती थी। हो सकता है कि मैं भी बन सकती थी उसमें मेंबर, लेकिन मैं कहती हूँ वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस से चलती है और देखती हैं कि कंप्लेन किसका आया है। देखिए, मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ। अगर कंपनी के अंदर इंटरनल आप जो कमेटी की बात कर रही हो वो बनती है, अगर कंप्लेन बिलो कैटेगरी का आया, अगर स्टाफ जो है फीमेल वो लो कैटेगरी की है और हाई प्रोफाइल का कंप्लेन आ गया है, तो उसका निपटारा भी उसी तरीके से होता है। इस पे मेरा कहने का मतलब वो है। देखिए, अगर कंप्लेन कमेटी में अगर कंप्लेन आया है, एक अच्छी शुरुआत है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन अगर कंप्लेन कमेटी में रिपोर्टिंग ही नहीं हो रहा, लेकिन जो रिपोर्टिंग करती है उसकी स्थिति देख के दूसरा हिम्मत नहीं करता ना रिपोर्टिंग करने की। इसके लिए तो फिर अवेयरनेस प्रोग्राम, साइकोलॉजिकली अगर आप उसको फिर उस टैबू से निकालना पड़ेगा। मेरा जो मैं जिस दिशा में आपको ले जा रही थी, हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में हमारे यहाँ भी बहुत सारे इंटर्न आते हैं। जी जी। और इंटर्न आते हैं या फिर जो पास आउट लड़कियाँ आती हैं, अभी इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, पंपलेट बंटवाया जा रहा है, धूप में उनको खड़ा कराया जा रहा है। वो पंपलेट बांटने के लिए, धूप में खड़े होने के लिए और चैम्बर चैम्बर घूमने के लिए वहाँ नहीं आई हैं। जी जी। सीनियर्स को ये सोचना चाहिए कि कुछ हमसे लीगल सीखने आए हैं। तो इंटरनल कंप्लेन कमेटी तो हमारे लीगल, हम लोग तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, न्याय दिलवाने और देने के लिए हैं। हम लोगों को तो खुद ही झेलना पड़ रहा है। अभी तक एक मूवी आई थी 30,000, तो खैर गलती से जेठमलानी या समथिंग कुछ लॉयर का नाम था, वो अक्षय कुमार के यहाँ पहुंच गई थी, वो चाय बनवा रहा था। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा सच में कोर्ट में भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इंटर्न से चाय बनवाया जा रहा है। चाय बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अच्छा है। सीनियर आप गुरु को अगर बना के दे रहे हैं, इच्छा से पिला रहे, एक होता है कि लॉक सिखाने के बदले हम चाय बनाना सिखा रहे हैं। आपको पिलाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ चाय जो स्वेच्छा, आप शब्द बोली, स्वेच्छा से आए, क्यों आएगा? स्वेच्छा से तभी आएगा जब आप गुरु वैसे होंगे, तब आरूणी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हमारे नवोदय में जो भी टीचर है, चाहे मेल टीचर हो फीमेल, हमारे अंदर एक इज्जत, एक भावना खुद से होती थी उनके प्रति रिस्पेक्ट की। वो हमें अपने घर का अगर कुछ भी काम बोलते वो भी हम करने, ऐसे आज तक मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी बोला गया है, लेकिन अगर वो बोलते तो हम लोग जरूर करते, अपनी इच्छा से करते। पर नवोदय में ऐसे रूल थे कि वार्डन के घर जाना, उस पर भी उन लोग को शायद कुछ थी, हमें जाना मतलब बस शायद हम कुछ करते थे तो बुलाया जाता था, वो भी संडे के संडे एक साथ। लेकिन वो होता है कि एक इच्छा, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट आना। एक होता है कि हम इंटर्नशिप करने के लिए गए, हमसे वो काम करवाया जा रहा है बाय फोर्स। कोरा कागज है, अभी पास होके आए हैं, आप उनको पंपलेट बंटवा रहे हैं, आप उनको धूप में खड़ा करके ये लगवा रहे हैं, जय हो जयकारा का उद्घोष करवा रहे हैं, उसके लिए नहीं आए हैं आपके पास। जी जी। वो कुछ सीखने आए। और हम लोग, हमारा मेडिकल प्रोफेशन और लीगल प्रोफेशन ऐसा है, यहाँ पे गुरु शिक्षा, गुरु और ये शिष्य का एक संबंध होता है। हम अपने गुरु से बहुत कुछ सीखते हैं और उनको रिस्पेक्ट उस तरह से प्रोवाइड करते हैं। हम लोग सीनियर के सामने खड़े हो जाते हैं, कोर्ट में सीट उनको देते हैं। ये एक रिस्पेक्ट वाला प्रोफेशन है, और ये परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है। हम अपने स्टूडेंट को जितना सिखाएंगे वो उतने अच्छे बनेंगे और उतना अच्छा वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर हम उनको पंपलेट बांटना सिखाएंगे
तो वो नेचुरली वो फिर अगले जनरेशन क्या होगा वो तो भगवान ही भरोसे है। बिल्कुल, अब यहाँ पे महिलाओं की बात आपने उठाई, महिलाएं जो अधिवक्ता है वहाँ पे तो मैटरनिटी बेनिफिट है ही नहीं। वेलफेयर फंड कहाँ आता है, क्या आता है, कुछ पता नहीं। अच्छा। हम लोग 25 रुपया हर वकालतनामा पे लगाते हैं। अच्छा, अपनी जेब से? हाँ, वो नहीं, क्लाइंट के जेब से लगता है या जो वो वेलफेयर फंड में जाता है। अच्छा। अभी तक तो वो कभी ओपन ही नहीं हुआ कि क्या वेलफेयर फंड क्या है क्या नहीं है। 30,000 में महिलाओं के लिए बच्चों का क्रच भी नहीं है। अच्छा, तो जिनके बच्चे छोटे वो महिलाएं कैसे काम कर रही हैं? करती हैं। और वकालत प्रोफेशन है, कोई हमें पैसा तो दे नहीं रहा है। हम लोग तो कहते हैं ना वो मस्त मौला काम करने वाले। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी मजबूरी है भाई, क्लाइंट नहीं पैसे देगा, हमें जाना ही है, बच्चे को कैसे भी करके हमको मैनेज करके जाना है। अब आंगनवाड़ी का प्रावधान हो गया है डीडीए में। अब डीडीए का जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में भारत सरकार बोली है कि भाई एक आंगनवाड़ी दे दिया जाएगा, तो वही आंगनवाड़ी में रखा जाएगा। लेकिन अधिवक्ता लोगों के लिए भी, महिला अधिवक्ता के लिए कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है, क्रच है ही नहीं। बहुत सारे कोर्ट्स में है लेकिन 30,000 में नहीं है, जो कि सबसे पुराना कोर्ट है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है। महिलाएं एक पोस्ट निकलता है अभी, इसी वजह से रिजर्वेशन दिया गया है कि वो महिलाएं अपनी बातों को रखें। वो अगर आएंगी तो रिजर्वेशन सिस्टम में रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है? रिजर्वेशन का मतलब ही उलट दिया गया है। रिजर्वेशन नहीं है, वो प्रेफरेंशियल वोट में हमें अगर 2 महिलाओं को लेना है तो भाई प्रेफरेंशियल वोट में जो आए वो देखा जाएगा, उसको रखा जाएगा। कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बट महिलाओं का तो बस एक लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव बन के आते हैं, एक मेंबर आती हैं, वो कुछ बोल ही नहीं सकती। सारे मेल डोमिनेटिंग में एक की बात कौन सुनेगा? और जो ज्यादा बोलेंगे उनको साइड कर दिया जाए किसी दूसरे तरीके से। हाँ, दूसरे तरीके से। तो हम लोग खुद भी मैटरनिटी बेनिफिट कहाँ मिल रहा है जरा पता करिए, सर्वे करवाइए जरा, देखिए आप वो जो महिलाएं होती हैं, जो आपकी वर्किंग वुमन है, जो ईंटा ढोती हैं, गारा ये करती हैं, उनको मैटरनिटी बेनिफिट कितना मिल रहा है। जी जी। आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी पीड़ित हैं। बिल्कुल, इतना काम का प्रेशर है, 12,000 रुपये मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ाएं जो हैं, आप कहते हैं कि देश की सरकारें भी बार बार बोलती है कि देश की आधी आबादी जो है महिला है, उस आधी आबादी को बराबर लाना है, हर क्षेत्र में बराबर का अधिकार देना है। तो इस तरीके से महिलाएं कहाँ बराबर जाएंगी? स्त्री शक्ति को ऊपर करना है, बराबर करने से नहीं होगा, ऊपर करना है। स्त्री शक्ति तो ऊपर है, क्योंकि इतना झेलने के बाद भी वो इतनी चीजें कर रही है, तो ऊपर तो सरकार के बोलने से स्त्री शक्ति ऊपर है ही। हाँ। वो उनके अंदर एक शक्ति ईश्वर ऊपर वाले नहीं बना के दी गई, तो ऊपर तो है, वो है ही। लेकिन जो सरकार बोल रही कि हमें बराबर लाना है, तो इस तरीके से सरकार क्या बराबर ला पाएगी? आपकी क्या राय है इस पे? सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं होती। ये जिम्मेवारी तो सरकार की है ना कि उनको प्रावधान दिया जाए, क्योंकि घर में भी जो घर का जो फैमिली परिवेश है, जो भारत का फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, उसमें बच्चे, खैर ये तो पूरे वर्ल्ड में बच्चे महिला ही पैदा करती हैं, बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी भी भारत के परिवेश में महिलाएं ही ले रही हैं। तो इस तरह के प्रावधान तो देने चाहिए ना। सरकार तो इस पे कुछ कदम उठा सकती ना अपने फंड से। सरकार क्या उठा सकती है ये तो सरकार के लोग बताइए। मैं तो आपकी क्या राय है कि आप जुडिशरी में इतने सारे मामले देखती, इतनी सारी महिलाएं आपके सामने आ रही हैं, तो मैं इस बारे में मैं कैसे बताऊं उनके पास क्या फंड है, कहाँ एलोकेट करते हैं, इस बारे में मैं तो ये सुविधाएं तो सरकार को कानून के जरिए कानून एक बनाना चाहिए, कानूनी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो देखिए कानून में तो ये हमारे, अगर कानून डायनेमिक ना हो, स्टैग्नेंट हो, तो फिर विकास रुक जाएगा देश का। जी जी। और डोमेस्टिक वायलेंस 2012 का एक्ट है, तो आप समझ सकती हैं बन रहा है कानून। तो हमेशा बन रहा है, लेकिन आप जैसे लोग जैसे मुद्दा उठाते हैं तो लोगों के सामने गवर्नमेंट के पास आता है। चिट्ठियां लिखनी चाहिए कि भाई हमारे महिलाओं, चिट्ठियों लिखना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे हम ये पीड़ा से ग्रसित हैं, यहाँ तो सरकार के पास मुद्दा पहुँचेगा। जुडिशरी में जितनी सारी समस्या आ रही है, जजेस की तरफ से आ रही है, वकीलों की तरफ से जो समस्या आ रही है, उनको जो मिल रहा है उसको क्लब करके सरकार तक पहुँचाना चाहिए। और इसके लिए स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि दिल्ली महिला आयोग हुआ, बिहार महिला आयोग कहाँ है? मुझे तो दिखती ही नहीं है कहीं। बिल्कुल, मुझे भी नहीं नजर कहीं नजर नहीं आती। तो बिहार महिला आयोग है, बिहार महिला आयोग आखिर कहाँ और क्या काम कर रही है? 2 ही जगह दिखता है महिला आयोग, एक दिल्ली महिला आयोग दिखता था, दूसरा राष्ट्रीय महिला आयोग दिखता था। स्टेट वाइज तो इनका काम, महिला आयोग का काम बड़ा ही सहज है कि डाटा इकट्ठा करे, उसको रिसर्च करवा करके पटल पे रखा जाए।
जी जी। तो पटल पे ही रखने वाला स्टेक अगर प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है, रिसर्चर्स, इतने सारे रिसर्चर्स हैं आपके यहाँ, रिसर्च पीएचडी में एनरोलमेंट हर साल होता है, लॉ में भी होता है। बिल्कुल। अभी एक मेरा बच्चा है जो कि इसमें ट्राइबल एरिया का कर रहा है रिसर्च, लिंग्विस्टिक में। तो सारे रिसर्च स्कॉलर को लगाइए, उससे फिल्टर करके आप एक महिला आयोग लोगों के पास आए बात, फिर वो वहाँ पे बना करके सारा चीज़ आगे पटल पे रखे। अच्छा, एक सवाल मुझे, जब मैंने कई लोगों से बात की, आपके पास बैठ रही हूँ, तो पुरुषों की तरफ से एक सवाल आया था कि आप फीमेल डोमिनेटेड हैं, तो एक सवाल हम पुरुषों की तरफ से रखिएगा कि जैसे महिला आयोग है, अब आज के समय में मैंने जैसे कहा ना कि महिलाएं पीड़ित हैं, पर वास्तव में जो पीड़ित है वो समस्याएं लेके नहीं जा पा रही हैं, लेकिन जो पुरुष है, पुरुष समाज भी बहुत पीड़ित है, और अब जो है पुरुष समाज जो है वो महिलाओं से ज्यादा पीड़ित है। तो उनका कहना है कि पुरुष समाज के लिए क्या ऐसे कुछ कानून है, कुछ प्रावधान है कि वो भी अपनी पीड़ा को रख सके, महिलाओं की तरह हाईलाइट कर सके? मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन से निकल रही थी, तो एक आदमी बैनर लेके खड़ा था। मैंने पूछा कि भाई, उसमें लिखा हुआ था कि हम एक एसोसिएशन बनाए हैं, इसका नाम ये है, और इसमें जितने भी पुरुष हैं जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से पीड़ित हैं वो हमसे संपर्क करें। वाकई में पुरुष पीड़ित हैं। जी जी, ये एक फैक्ट है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और डर रहे हैं शादी करने से। हम एक तरफ शादी को बचाने के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना मेहनत, जो आपने सवाल पूछा था मुझसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग अलग अलग कर दें, तो मैंने उसका एक आयाम बताया कि भाई हाँ। तो इसी तरह पुरुष डर रहे हैं शादी करने से, और लिव इन रिलेशन में। और आजकल के तो बच्चे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, रहना है साथ में तो ठीक है, नहीं तो देखते रह के, नहीं तो हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो लिव इन रिलेशन जो है, नया कॉन्सेप्ट जो है, ये वाकई में पुरुष डर। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि इन दबाव से लिव इन रिलेशन जो बढ़ रहे हैं वो भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। इसी कारण डिवोर्स पहले पुरुषों का अधिकार नहीं था, अब डिवोर्स पुरुष भी ले सकते हैं। अच्छा, वो भी ले सकते हैं, ये बदलाव आया है। इसी तरह और बदलाव लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लाया जा सकता। क्या आने वाले समय में ऐसा भी सकता है कि जो 376 मेंटेनेंस कॉस्ट महिलाओं को मिलती है? आजकल महिलाएं भी बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पे होती है, कभी कभी पुरुषों की सैलरी अगर कई घरों में देखो तो पुरुषों की कम होती है, तो पुरुषों को भी मेंटेनेंस मिले, ये है प्रावधान है। अच्छा, ये प्रावधान है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, ये प्रावधान है। वहाँ पे स्त्री पुरुष नहीं देखा गया है। अच्छा, वहाँ पे तो किस तरीके से मेंटेनेंस का डिसाइड करती है कानून उसका डिसाइड करती है कि महिला का आमदनी का स्रोत क्या है, कितना स्रोत है, और पुरुष डाल सकते हैं मेंटेनेंस, मतलब लेकिन उसको मैंने उनके आईटीआर के हिसाब से देखती हुई, उनका बैंक स्टेटमेंट मंगवाती हैं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मंगवाती हैं। अच्छा, मान लीजिए एक कॉमन आम आदमी की तरफ से मेरे दिमाग में ऐसा सवाल एट ए रैंडम अभी तुरंत आया है कि मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट या फिर आईटीआर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मान लीजिए किसी पुरुष का आईटीआर बैंक स्टेटमेंट में इनकम ज़्यादा हो और महिला की एजुकेशन ज़्यादा, या वाइस वर्सा, महिला का आईटीआर इनकम ज़्यादा हो और एजुकेशन जो पुरुष का अधिक हो, तो उस केस में इसको कैसे निपटारा किया जाता है? ये थोड़ा कानूनी बारीकी है, इसमें थोड़ा मैं भी मानती हूँ कि हम लोग भी गलत हैं। अच्छा। वकील भी गलत हैं। 125 जो प्रावधान दिया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि जब पति आपको नेग्लेक्ट करे, रिफ्यूज करे साथ रहने के लिए, उसमें ये भी कहा गया है माता पिता को भी मिलेगा मेंटेनेंस, माता पिता और वाइफ के लिए है। अच्छा, तो जो वकील होते हैं वो सीधे बोलते हैं 125 डाल दो सीआरपीसी, इससे क्या होगा कि उस पे जेल जाने का दबाव बनेगा। अच्छा, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में एक प्रावधान किया गया है जिसमें महिला और पुरुष यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही एलिमनी डिमांड कर सकते हैं। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि महिला कार्यरत हो और पुरुष नहीं कमा रहे हो, किसी कारण बस उनकी नौकरी छूट गई है, तो परिवार शादी का मतलब होता है दोनों ही चलेंगे बराबर। तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रावधान है कि पुरुष से आप ले सकते हैं मेंटेनेंस, और उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन ज़्यादा कमा रहा है, कौन, जिसने फाइल किया है वो ये प्रूव कर देता है कि भाई मेरा अभी स्थिति ठीक नहीं है और ये अच्छा वेल ऑफ है तो ये मुझे पे करे, तो ये प्रावधान है। अच्छा, हाँ, ये प्रावधान, लेकिन हम लॉयर जो हैं वो
नहीं बताते। नहीं बताते। तो हम भी अपनी जिम्मेवारी, मैं भी मानती हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ सारे फ्रेटर्निटी के तरफ से कि सही और उचित बात बताएं अपने क्लाइंट को, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक चीज़ और है, मतलब जो नॉर्मल घरों में आप देखिएगा तो इन लॉज की वजह से ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो कानून में क्या है, ऐसा तो कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शादी के बाद लड़के की माता पिता की जिम्मेदारी दोनों लोगों की होती है, लड़की के माता पिता की जिम्मेदारी कोई नहीं होती। ऐसा अक्सर आप देखिएगा, स्पेशली यूपी बिहार क्या मुझे लगता है इंडिया के लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टेट से मैं गहन वो, उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों का आपको बुलाया तब ये सवाल कर रही हूँ। सिर्फ आप साउथ के कुछ को मैं बहुत क्लोज समझ नहीं पाई हूँ, इसलिए उनके बारे में नहीं कर, लेकिन बाकी सारे स्टेट में आप देखिएगा तो हिंदू क्या मुस्लिम में भी ये चीज़ें हैं, जो जब शादी होती है तो इन लॉज की जिम्मेदारी, यानी लड़की के इन लॉज तो दोनों के हुए, उसकी जिम्मेदारी दोनों लोगों की होती है। ससुराल पक्ष का कोई भी देवर होना ना, तो हर तरह की जिम्मेदारी जो होती है सामूहिक दोनों की है। लेकिन वही जब लड़की के मायके के पक्ष की बात आती है तो वहां बस वो लड़की की जिम्मेदारी हो जाती है, लड़का उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। इवन लड़की के माँ बाप, लड़की के भाई बहन भी, अगर लड़का कोई जिम्मेदारी, अरे नहीं टाइम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, मतलब तो ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि डाइवोर्स केस यहीं से होता है। इसमें थोड़ा लंबा आंसर होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो पर्सनल लॉ है वो कस्टमनरी लॉ है। तो हिंदू के कस्टम्स को अगर देखा जाए तो दहेज, स्त्री धन जिसको कहते हैं, दहेज नहीं बोलेंगे, इस दहेज का तो प्रावधान है नहीं, स्त्री धन दे करके बड़े सुख सुविधा से, बड़े धूमधाम से शादी की जाती है। बिल्कुल। और लड़की जो है ना, वो चावल ऐसे पीछे फेंक करके विदा लेती हैं। विदाई का प्रावधान है कि अब वो दूसरे घर जा रही है। और ये धोतक होता था फर्टिलिटी का, कि हम एक तो बांध के आंचल में लेके जाती थी और बाकी जो धान है वो पीछे फेंक के, अब यहाँ पे मेरा खत्म, अब मैं दूसरे घर को बसाने जा रही हूँ। जी। पॉलन ग्रेन जिस तरह से एक जगह से हवा में उड़ करके दूसरे जगह जाता है और फर्टिलिटी लाता है, ऐसी एक स्त्री थी। स्त्री का जो अब ट्राइबल्स में देखिएगा तो पुरुष आते हैं, और जो अदर द ट्राइबल्स यहाँ स्त्री जाती हैं। तो जब आप जा रही हैं, शादी का अर्थ यही है कि आप यहाँ से जा रही हैं दूसरे जगह, वहाँ पे आप फर्टिलिटी लाएंगी, वहाँ आप जाएंगी और वहाँ के जो माता पिता हैं, लड़के का जो सुख सुविधा या माता पिता का जो वहाँ पे आपको मिल रहा है, आप उसमें अपने आप को एडजस्ट करेंगी और वहाँ फर्टिलिटी लाएंगे। आपको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे जो दूसरी स्त्री आएंगी वो यहाँ पे फर्टिलिटी। अब इसमें मेरा ये सवाल है, ये कस्टमनरी जो हमारा परंपरा, ये ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो जाएंगी वहां सब कुछ करेंगी। लेकिन अगर ये सवाल हो कि जिस घर में गई और जिस घर से वारी, उस घर में अगर कोई उसका भाई ना हो, उस घर में कोई स्त्री हो, तो आने वाले समय में एक दिन लड़के के माँ बाप भी ओल्ड एज होंगे, लड़की के माँ बाप भी, भले दोनों की उम्र में अगर डिफरेंस हो, 2-4-5 साल का डिफरेंस हो, अगर लड़के के माँ बाप 10 साल पहले ओल्ड हो गए, 10 साल से आप उनका सब कुछ देख रहे हैं, तो लड़की के माँ बाप 5 साल बाद होंगे, या फिर लड़की के माँ बाप पहले हो गए तो लड़की के माँ, तो ऐसी तो जिम्मेदारी बननी चाहिए ना, कि क्योंकि अगर उसके घर में कोई दूसरी स्त्री नहीं आ रही है तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, अगर महिला सशक्त है, समझदार है और उस समझा सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सामने अगर समझने वाले नहीं हो सकता कभी कभी इन लॉज भी इस पे अड़ जाते हैं। मान लीजिए लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, दोनों भगवान करे दोनों की लंबी आई हो। शादी का अर्थ ही जो आप शादी में के बंधन में आप गए हैं, तो ऐसा कुछ कानून भी तो बनना चाहिए कि उसके बाद अगर लड़का लड़की साथ रहे, इनकम तो माँ बाप का दोनों तरफ से अधिकार होना चाहिए। जैसे कि पत्नी की इनकम पे पत्नी का अधिकार, तो कुछ ऐसे प्रावधान है क्या? ये प्रावधान है। अगर पत्नी कमा रही है, बेटी है, तो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अगर माता पिता, लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता का कोई संतान नहीं है, तो उसके सैलरी में उसका अधिकार है। ऐसा नहीं है। तो कितना % अधिकार होता है? ये परसेंटेज पे नहीं है। ये तो अधिकार है, वो मांग सकते हैं और बेटी देगी, क्योंकि उसको मेंटेन वही करेगी और कोई तरीका है नहीं मेंटेन करने का। तो ये प्रावधान है, सीनियर सिटीजन एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है। लेकिन आप अपने दामाद को कंपेल करेंगे कि हमको दो, तो ये सामाजिक बंधन पे रहने दीजिए, इसको कानून के रूप में मत लाइए। जी। क्योंकि कानूनी रूप अभी बना नहीं, और कानूनी रूप में कानूनी रूप तो फिर बहू के लिए भी नहीं बना है कि बहू पे आप कंपेल नहीं कर सकते कि मुझे इतना दो। नहीं, जिस तरीके से बहू के ऊपर कभी भी नहीं है, बेटे के ऊपर है। हाँ,
बहू के ऊपर तो कभी भी नहीं है। बहू के ऊपर भी है, बेटा बहू के ऊपर है सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत, तो वो आपके माँ बाप भी मांग सकते हैं, लड़की के भी माँ बाप मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की के माँ बाप नहीं मांग सकते, वो तो भी लड़के मांग के माँ बाप लड़के से मांगेंगे ना, बहू से तो नहीं मांगेंगे। ऐसे लड़की के माँ नहीं बाप नहीं, वो मांगते हैं, ऐसा बहू से नहीं भी है, बेटे से भी। हमें मेंटेन नहीं किया जा रहा है, आप लोग मेंटेन करो, क्योंकि वहां पे प्रावधान सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन जैसे लड़की के केस में सीनियर सिटीजन है तो लड़की के माँ बाप अपनी बेटी से मांगेंगे, वैसे भी लड़के के माँ बाप भी तो अपने बेटे से नहीं, मांगेंगे। ऐसे बेटा बेटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, सीनियर सिटीजन है तो एसडीएम के यहाँ एक दरखास्त देंगे कि भाई मेरी बेटी दामाद मेरा और कोई रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो हमें मेंटेन करें, तो वहां से उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि आप मेंटेन, और ये तो खुद भी दायित्व उठाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है, सामाजिक दायित्व है, लेकिन अगर कोई चीज सामाजिक, जैसे कि अब डाइवोर्स केस या कुछ इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, सामाजिक दायित्व अगर सब लोग समझदार हो जाए तो होगा ही नहीं। अभी मेरे पास एक मैटर है जिसमें पति मर चुका है, कैंसर, उसको एक्सीडेंटल डेथ हुआ था, और जो ससुर है उसको कैंसर है, बहू दूसरा शादी कर ली और अपनी बच्ची को इसके घर पे छोड़ दिया। तो ऐसे सिचुएशन में वो बच्ची को गोद लेना चाहते हैं, वो आ नहीं रही है कोर्ट में, तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाह रहे, तो उसमें फिर उसके लिए कोर्ट में बहू नहीं आ रही है, कोर्ट से समन जा रहा है, वो आने से इनकार कर रही है। अभी फिलहाल ये चल रहा है, उसको पब्लिकेशन अलग तरीके से कराया जाएगा। लेकिन ऐसा भी सिचुएशन होता है कि बेटा, एक ही बेटा था, वो चला गया, बहू सेवा करने से मना कर दी, अलग शादी कर, तो ये मैं बोल रही कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए ना, बच्चे को यहाँ छोड़ दिया कि इस तरह की जिम्मेदारी ना लड़का पीड़ित हो, ना लड़की पीड़ित हो, ना ही ओल्ड एज में किसी के माँ बाप पीड़ित हो। कानून जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। जैसे आप अगर इस चीज को लेकर कोर्ट में जाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं मिलेगा, और प्रावधान भी है। अच्छा। जैसे सीपीसी में आपको इनहेरेंट पावर जो दिया गया 151 के तहत, सेक्शन 151 हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब सीपीसी से गाइड है। तो आप अगर जाएंगे वहां पे तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगी, और कोर्ट सुनेगी, और कोई नजीर बनता ही है, कोई केस उसमें एक कोई अथॉरिटी बन जाता है। लेकिन ऐसे कहिएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक नया एक्ट बन जाए, तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम एक्सेप्शनल केस होते हैं। और वाकई में बूढ़े माँ बाप के साथ, चाहे लड़की हो या लड़का हो, प्रॉब्लम है। जी जी, प्रॉब्लम है। बहू बेटा बिल्कुल नहीं देख रहा है। जी जी, और वो अब जिंदगी भर कमाए हैं, लेकिन अब बुढ़ापा में कहाँ जाए? ऐसा कुछ हो जाए जैसे बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, इनकम चाहे कितनी हो, बच्चे को तो पढ़ा रहे हैं ना, फीमेल की बात कर लिए, तो ऐसे आप फीमेल की बात कर लिए, मेल की बात कर लिए, सीनियर सिटीजन की बात तो किया ही नहीं। उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में, बिल्कुल बिल्कुल, और प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन के साथ जो है उस पे एसडीएम कोर्ट तक ही है। माने ऐसा कोई न्याय व्यवस्था जो जुडिशरी वाला है वैसा कुछ भी नहीं है। सीनियर सिटीजन उतनी बार कोर्ट के चक्कर भी नहीं, उनके लिए तो कोई ऐसा कानून बनना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग का इमीडिएट, हाँ, बिल्कुल प्रावधान, उन्हें समाधान मिल सके। ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल मैं ऐसा एक्ट नहीं देख पा रही हूँ सीनियर सिटीजन एक्ट के अलावा। बहू बेटा बिल्कुल उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिए हैं या रोड पे छोड़ दिए हैं, ये समस्या है। दूसरा एक और मसला जो आप इस दिन बात कर रहे हैं, तो हम लोग चर्चा करें, जुवेनाइल केसेस बढ़ गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जुवेनाइल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके रिफॉर्मेशन के लिए क्या हमारे यहाँ सिर्फ कानून स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, रिफॉर्मेटिव भी होना चाहिए। जी जी, हर चीज़ के लिए आप कह रही है ना कि कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, कुछ रिफॉर्मेटिव काम भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी कानून का एक तरीका है, एक पार्ट है। अगर हम रिफॉर्मेशन में अगर काम करें, मीडिया में जितना हम प्रचार करते हैं, जितना हम, उससे अच्छा इन चीजों की जानकारी देनी चाहिए। रिफॉर्मेशन में काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई एक्यूज है, वो चला गया, मान लीजिए बच्चा ही है, मर्डर कर दिया, छोटा बच्चा है 18 साल, मर्डर किया या किसी को मार दिया, चोट लगा, उसको दिमाग इतना डोलिन कैपेस है, तो ऐसे बच्चों को ही नहीं, एक्यूज को भी रिफॉर्म करो। वो हमारे ही बीच से गए, कोई जन्म से तो एक्यूज होता नहीं, ऑफेंडर होता नहीं है, क्रिमिनल होता नहीं है, तो क्रिमिनल को मेन स्ट्रीम में कैसे जोड़ोगे? जी जी बिल्कुल, रिफॉर्म पे भी काम किया जाए। रिफॉर्म पे तो काम है ही नहीं इंडिया में। बिल्कुल, भारत में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रिफॉर्म में काम हो ही नहीं रहा। सीरियल्स में अब मैं देख रही हूँ, एक पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल आ रहा है, उसमें एक रिफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट लेके आ रही है कि एक लड़की को रिफॉर्मेशन में जोड़ा गया एक चौल से। तो ठीक है, एक सीरियल बन रहा है इस तरह का, अब वो उस तरह का सीरियल नहीं बन रहा है, इस तरह का भी रिफॉर्मेशन पे अगर हो रहा है। एक दुश्मन फिल्म आई थी बहुत पहले जी, तो रिफॉर्मेशन पे भी काम होना चाहिए। बिल्कुल। ये अच्छा, अंत में जाते जाते आप
ये क्या कहना चाहेंगे? आज की जो महिलाएं हैं उनको कानून पे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, खुद में इतना सशक्त बन जाना चाहिए कि ऑन द स्पॉट अपना निपटारा कर ले? कानून तो जब प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, हमें सशक्त इतना बनना चाहिए कि कोई हमारे तरफ आंख उठा के ना देख पाए। दोनों सशक्त भी होना चाहिए और सबसे ज्यादा सशक्त आर्थिक रूप से होना चाहिए। जी। अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो आप 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली, आपकी सोच बदल जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप सशक्त तो हैं ही, किचन में काम करती हैं, लेकिन जोमेटो से जुड़ जाइए, स्विगी से जुड़ जाइए। जी। जहाँ पे आप 2 पराठा बना रही हैं, 10 पराठा बना के जोड़ जाइए और 2 पैसे कमा लीजिए। बिल्कुल। अगर उसके बाद भी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ठेस पहुँचता है तो बिल्कुल आप प्रखरता से बोलिए, कानून का सहारा लीजिए। कानून बना ही इसलिए है। बिल्कुल। तो अब इस सवाल तो कई सारे हैं, कई सारी जानकारियाँ तमाम हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। तो अंत में मैं चाहूँगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक सिंगल टैगलाइन में आज की जो, चाहे वो युवा में महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, जो ये कानून को लेकर कुछ मिथ है, कुछ गलत यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को न्याय जनता की भाषा में। बहुत अच्छी बात कही, जनता को न्याय जनता की भाषा में देनी चाहिए, पर मुझे तो लगता है कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर कोई आम आदमी अपनी दुख कहे, जैसे कि अभी रिसेंट आपसे मेरी बात भी हुई थी, तो आपने कहा कि उसे बोलो अपनी मन की बात एक पेपर पे लिख के दे दे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन मैं कर दूंगी। तो ऐसा क्यों नहीं कि कानून इस तरीके के बने कि उन्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ही आराम से इजीली पॉइंट में लिख के सबको मतलब खुद से ये बता सके। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लॉयर्स की ज़रूरत इसलिए होती है। कानून एक विधा है, एक पैटर्न है, एक प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर की पढ़ाई बज़ाब्ते 3 साल की जाती है, और इस 3 साल को आप कटल नहीं कर सकते। जैसे अब महिला पंचायत का प्रावधान किया गया है, तो महिला पंचायत में आप प्रॉब्लम्स कलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम का निपटारा एक ऊपरी तौर पे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एविडेंस लेना, प्रॉपर तरीके से उनकी सुनवाई करना, सुनवाई में हर चीज़ देखा जाता है कि एक पेपर की बारीकी, फॉरेंसिक की बारीकी, उन सब चीज़ की पढ़ाई 3 साल की जाती है। तो 3 साल की पढ़ाई जो की जाती है वो काफ़ी मेहनत का होता है, उसमें कई सारी धाराएं पढ़ी जाती है, और कॉमन लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इसीलिए वकील की ज़रूरत होती है। आप अपने प्रॉब्लम्स को रखते हैं तो लीगल वे में उसको, कि जो कोर्ट समझता है और जो वकील, कहा जाता है कि आप अपने वकील को बताइए, वकील बताएंगे, ये माध्यम रखा गया इसी वजह से, क्योंकि जो कानून बना है एक दिन की प्रक्रिया से नहीं बना है। ये पहले जो राजे महाराजा होते थे, राजा अगस्टस के समय, वो लोग काउच पे बैठे होते थे, सामाजिक प्रक्रिया को देखते थे, समझते थे, फिर एक मैगजीन लिखते थे। उस मैगजीन को फिर सार्थक बनाने के लिए फिर कई परिचर्चा सिंपोजियम होता था। तो उनके वो मेहनत को हम लोग आज सिर्फ यूज कर रहे हैं। 1860 में आईपीसी का पूरा ऑफेंस जो भारत में जितना है उसको क्लब किया गया था। तो आप सोचिए ना कि कितना रिसर्च करके वो क्लबिंग किया गया था, जो कि एक ही प्रावधान हटाया गया, ठग। बिल्कुल। अब नया जो एक्ट बना है साइबर, जो साइबर ऑफेंस हुआ है, तो ये काफी रिसर्च के बाद उसको फिर कोडिफाई किया जाता है, लिखा जाता है। तो इसीलिए वकील की ज़रूरत है। जैसे नब्ज पकड़ के, और वकील बाहर के देशों में देखिएगा तो वकील का बहुत इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो समाज का डिसेक्शन और पता भी कर पाता है कौन सही है कौन गलत है, सही डायरेक्शन भी दे पाते हैं। तो अगर वकील को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि सही तरीके से लेके चलो, सही बातें बताओ, अपने क्लाइंट्स को सही तरीके से कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो, और खामखा लिंगर ऑन मत करो। एक केस से 10 केस बनाने का जो टेम्परामेंट है उसको कटल करना चाहिए। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ एक बार फिर हम लोग बैठे, और तमाम मुद्दे हैं, अभी तो हमने ज़्यादातर महिलाओं पे बात की, और हमारे देश में और कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी हम लोग टच भी नहीं कर पाए। अगली बार हम जब बैठेंगे तो उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्वेता, आपसे मिलकर भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।